आप सभी विद्यार्थियों का ई कंटेंट पाठशाला में स्वागत है। आज हम जिस कविता पर बात करने जा रहे हैं वो कविता है जूही की कली। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कविता कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है और प्रश्न पत्र 2 मैं हरिराम भारती राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जूही की कली पर बातचीत करेंगे। इस पाठ के जरिए हम छायावाद की विशेषताओं से परिचित होंगे और जूही की कली कविता में छायावादी प्रवृत्तियाँ, भाव पक्ष की प्रवृत्तियाँ हो चाहे कला पक्ष की प्रवृत्तियाँ हो, किस तरह से रेखांकित की जा सकती है उस पर भी दृष्टिपात करेंगे। और छायावाद के जो 4 कवि हैं, कवि चतुष्टय है, उसमें निराला का क्या स्थान है, क्या महत्व है और छायावादी आंदोलन को स्थापित करने में निराला का क्या योगदान था, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा जूही की कली कविता, जो कि क्रांतिकारी कविता मानी जाती है, अपने युग की एक बहुत विवादास्पद और एक क्रांतिकारी कविता, शिल्प के स्तर पर, भाव के स्तर पर मानी जाती है। स्वच्छंदतावाद का आगाज़ करने वाली कविता मानी जाती है। ऐसी जूही की कली कविता की शब्दशः व्याख्या करेंगे। एक एक शब्द को हम समझेंगे, उसके निहितार्थ समझेंगे, उसमें जो ध्वनि व्यंजित होती है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मित्रों बात करते हैं हम छायावाद की। हमने छायावाद के एक अन्य कवि जयशंकर प्रसाद का पहले अध्ययन कर लिया है। उस दौरान हमने छायावाद की काफ़ी विशेषताओं को देखा था। हमने ये समझा था कि जो छायावाद है उसमें द्विवेदी युग की स्थूलता यानी स्थूल कहते हैं मोटा, मोटी मोटी बातें करने वाला, उसे बोलते हैं स्थूल बातें करने वाला, है ना। उथली बातें करने वाला, गहरी बात न कहने वाला, सूक्ष्म बात न कहने वाला, उसे बोलेंगे स्थूल। इतिवृत्तात्मकता यानी ऐसा वर्णन है या ऐसी कहानी है जो आँखों से देखा उसी तक जो सीमित वर्णन है वो इतिवृत्तात्मक वर्णन कहलाता है। और जो कल्पना के पंखों पे उड़कर जो वर्णन किया जाता है वो काल्पनिक या कलात्मक वर्णन या स्वच्छंद वर्णन कहा जा सकता है। और नैतिकता यानी शास्त्रीय नैतिकता, क्या सही है क्या गलत है, इसका जो निर्णय है वो नैतिकता कहलाता है। के विरुद्ध आवाज़ उठाकर काव्य क्षेत्र में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। तो ये जो छायावाद था ये वास्तव में जो द्विवेदी युग की ये जो विशेषताएं मैंने भी आपको बताई, स्थूलता, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता, अतिशय नैतिकता का विरोध छायावाद में भी नहीं है, लेकिन जो अतिशय नैतिकता है, अति हो गई थी उसकी,
उसके प्रति जो एक उसका प्रतिकार छायावादी आंदोलन ने किया। इसलिए छायावादी आंदोलन को हम स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहते हैं। ये बड़ी ही लोकप्रिय उक्ति है, कई परीक्षाओं में पूछी जाती है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, इस तरह की बातें आती है। तो हम आज ये समझने का प्रयास करें कि भाई छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह तो कहा, पर क्यों कहा? इसका मैंने भी आपको कारण बताया कि स्थूलता और इतिवृत्तात्मकता की जो चीज़ें थी, यानी जो लीक लकीर की फ़कीर कविता हो चली थी कि जैसा वर्णन शास्त्रों में है वैसा ही वर्णन करो, जो रीतिबद्धता थी कविता की, रीत बंधी हुई थी कि प्रकृति का सौंदर्य इस तरह से वर्णन इस तरह से करना है, नारी सौंदर्य का वर्णन इस तरह से करना, उस लीक को तोड़ करके कल्पना के द्वारा जो सौंदर्य के गहरे स्तर हैं, सूक्ष्म स्तर हैं, उनका उद्घाटन छायावादी कविता ने किया। तो इसलिए इसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहते हैं। स्थूल सौंदर्य यानी शारीरिक सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य, और सूक्ष्म सौंदर्य यानी उसमें आत्मा का सौंदर्य। जो आत्मा का सौंदर्य है उसको जो देखने वाली दृष्टि है वो छायावाद की इजाद थी। इसलिए इसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहा जाता है। सूत्रधार कवि छायावाद के कई नाम हैं। छायावाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है, रहस्यवाद भी छायावाद के अंदर ही निहित होता है, प्रकृति सौंदर्य, नारी सौंदर्य की कलात्मक कविता भी इसको कहा जाता है। तो प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ये निर्विवाद रूप से छायावाद का प्रवर्तन करने वाले, उसको पालने पोसने वाले, उसका विकास करने वाले कवि कहे जाते हैं। निराला जी ने नूतनता और स्वच्छंदतावाद के इस काव्य को विकसित करने में योगदान दिया। उन्हें काव्य को छंद के बंधन से मुक्त करके मुक्त छंद का मार्ग खोल दिया। जहां हमने यह समझा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी है, इसके अलावा जो काव्य की छंदमय पद्धति थी उसका भी इसमें विरोध मिलता है। थोड़ा ऊपर वाले को और समझ लेते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह काफ़ी लोकप्रिय उक्ति है। इसको समझते हैं कि सौंदर्य वस्तु में नहीं, दृष्टा के मन में होता है। वस्तु में सौंदर्य नहीं है, नारी में सौंदर्य नहीं है, प्रकृति में सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य दृष्टा के मन के अंदर होता है। इस बात को छायावादी कवियों ने स्थापित किया। अब तक के कवि जूही की कली को एक सुंदर पुष्प के रूप में वर्णित करते आ रहे थे, परंतु छायावादी कवि ने अपनी कल्पना के पंखों की उड़ान भर करके उस जूही की कली में सुहाग भरी प्रियतम के सपनों में सोई खोई हुई नायिका को देखा। तो ये जो एक सौंदर्य का मानसिक पक्ष देखने का जो काम है वो छायावादी कवियों ने किया। दूसरा काम ये हुआ छायावाद में कि जो इतिवृत्तात्मक वर्णन हुआ करते थे कि ऐसा ही वर्णन है, ऐसी ही कहानी है, इसे बोलते थे ना, ऐसी ही कहानी है, उसके स्थान पर या इस प्रकार के वर्णनों से विद्रोह करते हुए इतिवृत्तात्मक वर्णन से विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि ये बड़े निर्जीव होते थे। ये आत्मपरक नहीं होते थे, बल्कि ये वस्तुपरक होते थे। आत्मपरक न होकर के वस्तुपरक होते थे। तो ऐसे वस्तुपरक वर्णनों के स्थान पर इंद्रिय अनुभवों के सत्य को प्रकट करने वाले आत्मपरक वर्णन छायावादी कविता ने दर्ज किए। रागात्मक कह सकते हैं जिनको, रागात्मक वर्णन करना शुरू किया। रागात्मक का मतलब जिसमें इंद्रियां, आँख, कान, नाक, इनके द्वारा जो चीज़ें, जो बिंब बनते हैं, उनका गहराई से अंकन करने का काम
छायावादी कविता ने किया। अब बात करें नैतिकता या शास्त्रीयता से विद्रोह की बात, तो जो इतने द्विवेदी युग के कवि थे वो बंधी बंधाई नैतिक सौंदर्य दृष्टि को काम में ले रहे थे। जो नारी को एक बंधे बंधाए ढांचे में ही उसका वर्णन कर रहे थे, नारी सौंदर्य का, प्रकृति सौंदर्य का भी वर्णन ऐसा ही था। तो छायावादी कवियों ने सबसे पहले इस बंधी बंधाई नैतिक सौंदर्य दृष्टि के स्थान पर कल्पनाशीलता और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से नारी और प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया। नारी सौंदर्य को स्थूल जड़ता शरीर से मुक्त करके और उसको प्रकृति के समान ही रहस्यमय शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण बना दिया। इसी तरह से नैतिकता की बात करें तो नैतिकता की बात करें तो ये जो जूही की कली कविता है ये 1916 में प्रकाशित हुई और इसने उस समय के जितने भी नैतिकतावादी और ख़ास तौर से वैष्णवी नैतिकतावादी जो आलोचक थे या साहित्य मर्मज्ञ थे, उनको सामने एक चुनौती के रूप में ये कविता आई। ये पहली बार ऐसा हुआ जब इस तरह की वर्णन साहित्य में आए कि नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। ये चूमना, ये शब्द जब साहित्य में आया तो एक कोहराम समझ गया और निराला को बहुत भला बुरा कहा गया। उनकी काफ़ी आलोचना भी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राधा, वो बहुत सारे ऐसे उस समय के थे जिन्होंने निराला जी की बहुत ही ज़्यादा कटु आलोचना उस ज़माने में की थी, क्योंकि इस तरह की कविता जिसमें केली, प्रणय, रति क्रीड़ा का वर्णन हो, वो अपने आप में उस समय एक बहुत ही क्रांतिकारी काम था। दूसरी चीज़, इस कविता में छंद के बंध को तोड़ दिया था। एक नए छंद में मुक्त छंद, जिसका नाम निराला ने उसको मुक्त छंद कहा, तो उसका इस कविता में प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसी निराली रचना एक क्रांतिकारी काम था जो कि निराला ही कर सकते थे। अब बात आती है मुक्त छंद की। तो छायावादी कवियों ने छंद प्रकृति का मौलिक आधार भाव लय को माना कि भावों की जो लय है, जिस लय में भाव मन में उमड़ते हैं, उसी लय में भावों को कविता में व्यक्त करना चाहिए और उसी लय के अनुसार चरण को छोटा और बड़ा करने की स्वतंत्रता कवि को होनी चाहिए। कोई चरण लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, ऐसे नहीं कि सांचे में ढले हुए ही चरण हो, उससे कविता मर जाती है, उससे भाव मर जाता है। तो निराला जी ने साफ कहा कि जैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है, उसी तरह से मुक्त छंद के द्वारा ही कविता के भावों की मुक्ति होती है। जैसे मनुष्यों की मुक्ति, ये जो जितने भी विषय वासनाएं हैं, उनके जो बंधन है, सांसारिक बंधन है, उनसे जब मुक्त हो जाता है मनुष्य, आत्मा उसकी बिल्कुल स्वच्छंद हो जाती है, तो उससे मुक्ति होती है। उसी तरह से ये जो कविता होती है, इसको ये जो छंद के बंधन हैं, इनसे जब वो मुक्त होकर के मन की तरंग के अनुसार, लहर के अनुसार या भावों के अनुसार जब कविता व्यक्त होती है, तो कविता की मुक्ति होती है। एक क्रांति सी हो गई। कई लोग निराला जी के मार्ग पर चले और उन्होंने छंद मुक्त कविताएं लिखनी शुरू की और इससे कविता की एक रसता टूटी। जो एक प्रकार के वर्णन, एक ही छंद में जो कविताएं आ रही थी,
और उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्णिक छंदों जो संस्कृत से उधार लिए हुए थे उसका प्रचलन करने का प्रयास किया था, तो उसकी जो एकरसता आ गई थी वो टूटी और स्वच्छंद भाव से कविता व्यक्त होने लगी। और संगीत की जो गतानुगतिकता थी, यानी एक ही प्रकार की जो लय में संगीत होता था, उसकी जड़ता टूटी और श्रुति प्रिय तुकांतता, जो तुक मिलाने की जो प्रवृत्ति कविता में थी, वह भी छूटी और इस तरह से कविता अपने आप में मुक्त हो गई। निराला जी ने एक जगह लिखा, एक उनकी कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आज नहीं, कविता के बारे में कह रहे हैं, वो कविता को प्रियतमा मान करके कह रहे हैं, आज नहीं मुझे और कुछ चाह, आज नहीं मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आतू, प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह, प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह, गजगामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण, कंठ का किरण कैसे होगी उससे पार। तो कविता का पार होना, यानी कविता का मुक्त होना, कविता भावों का एक सागर है, उसकी राह बड़ी होनी चाहिए। छोटे से घर में एक विशाल परिवार कैसे रह सकता है? भावों का एक विशाल परिवार है, तो वह छोटे से छंद की राह में कैसे व्यक्त हो सकता है? तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात की पैरवी की कि मुक्त छंद में कविता लिखी जानी चाहिए। मुक्त छंद का मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही मुक्त छंद का मतलब छंदहीनता नहीं है। मुक्त छंद का मतलब है कि भाव लय हो, जिसमें भावों की एक लय वर्तमान रहनी चाहिए। अब हम बात करें दोस्तों, थोड़ा निराला जी का परिचय हम प्राप्त कर लें। तो निराला जी का जन्म विवादास्पद है। कुछ विद्वान उनका जन्म 1899 मानते हैं, कुछ लोग उनका जन्म 1896 भी मानते हैं, और 21 फरवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और वैसे निराला जी ने लिखा भी है कि मेरा जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनको वसंत के कवि भी कहा जाता है और इनको महाप्राण निराला भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में एक ओजस्वी सुर पाया जाता है। इनके जो भाव हैं वो बड़े महान हैं, उदात्त हैं, इसलिए इनको महाप्राण निराला भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उदात्तता इनके भावों में पाई जाती है। बड़ा वैविध्य इनके भावों में पाया जाता है। विविधता के लिए निराला छायावादी कवियों में मिसाल है। इन पर रामविलास शर्मा ने इनकी जीवनी लिखी है, जिसका नाम निराला की साहित्य साधना है। जन्म इनका महिसादल में हुआ। ये महिसादल जो बंगाल में है, वहाँ के राजा के यहाँ इनके पिता नौकरी करते थे, तो वहीं पर उनका जन्म हुआ। वैसे रहने वाले उत्तर प्रदेश में गढ़कोला के पास के थे। गढ़कोला यूपी में है, वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन जन्म इनका वहाँ पर हुआ। इनका जीवन अभावों और व्यथाओं को झेलते हुए साहित्य साधना में बीता। इनके बचपन में ही इनका विवाह हो गया और पत्नी का साथ भी ज़्यादा दिन नहीं मिला। एक पुत्री थी सरोज, उसकी भी मृत्यु उसके विवाह के कुछ समय बाद हो गई। पुत्र का नाम रामकृष्ण था। तो इस तरह से इनका जीवन काफ़ी दुखों में, यातनाओं में इनका जीवन व्यतीत हुआ।
ऐसा कहते हैं कि हिंदी में कविता रचने की प्रेरणा इनको उनकी पत्नी से मिली, जो कि हिंदी की कविताएं गाया करती थी सुबह आरती के समय, प्रार्थना के समय, तो उससे इनको बहुत प्रेरणा मिली। ऐसा इन्होंने लिखा है। बात करें इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं इन्होंने जो लिखी हैं वो है अनामिका, 1923 में ये प्रकाशित होती है। 1930 की रचना है परिमल, 1936 में प्रकाशित होने वाली गीतिका, और तुलसीदास 1938। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ प्रगतिवादी शैली की रचनाएं भी लिखी, जैसे भिक्षुक है, वह आता पछताता पद पर आता, पढ़ी होगी आपने कविता। विधवा है, विधवा कविता है। वह तोड़ती पत्थर, ये भी बहुत प्रसिद्ध कविता है। कुक्कुर मुत्ता, अबे सुन बे गुलाब वाली कविता कुक्कुर मुत्ता है। इसी तरह की बहुत सारी प्रगतिवाद की फेमस जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो इन्होंने लिखी हैं। एक इनकी कविता है राम की शक्ति पूजा, जो रामायण के एक प्रसंग पे लिखी हुई है। वो अपने आप में छायावाद की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और एक प्रबंधात्मक कविता वो है, लंबी कविता है, और छायावाद की उपलब्धियों में से एक उस कविता को माना जाता है। इसके अलावा भी निराला जी की कविताओं की बात करें तो और भी बहुत सारी कविताएं इनकी है, जैसे एक सरस्वती वंदना है इनकी, वरदे वीणा वादिनी वरदे। बहुत अच्छी सरस्वती वंदना है जो कई विद्यालयों में, महाविद्यालयों में गाई जाती है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमित अमीय मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। इस तरह की कविता है, बड़ी सुंदर कविता है। इसी तरह से उनकी कुछ छायावाद की प्रमुख कविताएं हैं। एक तो जूही की कली कविता जो हम पढ़ेंगे आज। एक संध्या सुंदरी, बड़ी ही सुंदर कविता है, पढ़ें आप उसको। तुम और मैं, ये कविता भी बड़ी ही दार्शनिक अंदाज की कविता है। वन बेला है, एडवर्ड अष्टम के प्रति, ये बड़ी ही अच्छी कविता है। कुक्कुर मुत्ता है। बादल राग कविता बड़ी अच्छी है, जो कि एक प्रगतिशील चेतना की कविता है। और जागो फिर एक बार, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की कविता है, जो बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, ऐसी ये कविता है। तुलसीदास, ये तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा हुआ एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। इसके अलावा सरोज स्मृति, जो एक शोक गीति है, बड़ी ही प्रसिद्ध और बड़ी मार्मिक रचना है। सरोज जो इनकी पुत्री थी, उसकी मृत्यु के उपरांत इन्होंने इस रचना को लिखा था। इस तरह से निराला जी की जो वैविध्य, सबसे बड़ी जो उनकी बात है, विशेषता है, वो उनका वैविध्य है। बहुत ही विविधताएं उनकी कविताओं में मिलती है। अब मित्रों, बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी जूही की कली कविता जो है उसका कुछ परिचय अपन ले लेते हैं, जो आज अपना पाठ भी है। कोशिश करेंगे कि आज हम जूही की कली कविता को शुरू कर दें। तो जैसा कि मैंने बताया कि कविता भाव के स्तर पर, वस्तु के स्तर पर तो क्रांतिकारी थी ही, क्योंकि इसमें काम, केली का और सौंदर्य का बड़ा ही आकर्षक वर्णन निराला जी ने किया था। या उसको उस ज़माने की दृष्टि से देखें तो वो अश्लील था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ज़माने के अनुसार वो अश्लील वर्णन कहा जाएगा। लेकिन इस कविता की कुछ विशेषताएं भी हैं। इस कविता की पहली विशेषता यह है कि इसमें कवि ने एक विराट सृष्टि में व्याप्त सूक्ष्म चेतना को दिव्य नारी के रूप में चित्रित किया है। एक जूही की कली मतलब अप्राप्त यौवना, जिसको भी यौवन प्राप्त नहीं हुआ है, उस अप्राप्त यौवना जूही की कली को एक दिव्य नारी के रूप में देखना, ये एक कल्पना का बड़ा ही विचित्र प्रयोग था। विराट सृष्टि की जो सूक्ष्म चेतना है उसको इसमें चित्रित किया गया है। जूही की कली में यौवन की उद्दामता
उफान, यौवन का उफान, ज्वार, या यूँ कह ली कि जवानी का जोश, यौवन की उद्दामता, जो दमन नहीं होता है उसकी आभा इसमें व्यक्त हुई है। आप देखते हैं कि जो पवन इसका नायक है, मलयानिल पवन, वो किस तरह से सरसरिता, कुंज आदि को पार करके अपनी प्रियतमा के पास आ जाता है। तो इसमें यौवन की उद्दामता का वर्णन है और साथ ही इसमें रति क्रीड़ा के चित्र अंकित है। और रति क्रीड़ा के चित्रों में नायिका के रूप में जूही की कली और नायक के रूप में पवन के प्रतीकों का बड़ा ही आकर्षक, चिताकर्षक वर्णन किया गया है। ये कविता इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुक्त छंद है, ललित श्रृंगारिक भावनाओं की अकुंठित और स्वच्छंद अभिव्यक्ति हुई है। जो काम क्रीड़ा की भावनाएं हैं, श्रृंगारिक भावनाएं हैं, संयोग सुख का जो वर्णन है, उसका अकुंठ वर्णन इसमें हुआ है और स्वच्छंद ढंग से अभिव्यक्ति मिली है। और साथ में इसमें एक अव्यक्त सांकेतिकता भी है। और ये तीनों ही चीज़ें, श्रृंगार भावनाओं का अकुंठ और स्वच्छंद अभिव्यंजना, कविता के भावों का मुक्त छंद में प्रकट होना और इसकी अव्यक्तिक सांकेतिकता, ये तीनों ही द्विवेदी युग की एक प्रतिक्रिया सिद्ध हुई। और ये कविता एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में छायावादी कवियों की तरफ से आई। कवियों का जो छायावादी खेमा था उसकी तरफ से ये कविता आती है और इसने द्विवेदी युग के पतन या अंत की घोषणा लगभग कर दी। तो ये कविता अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज हमने जूही की कविता का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उस समय की क्या महत्व है जूही की कली कविता का, उसका परिचय जाना। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और हमने ये भी समझा कि कविता को स्थूल, छायावादी कविता को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्यों कहते हैं और जूही की कली कविता हिंदी साहित्य की एक युगांतकारी घटना क्यों है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इस पर भी आप विचार करें, इसके उत्तर लिखें। कल हम इस कविता की व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या पर विचार करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। घर पे रहिए। इस महामारी के समय में खुद की और परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिए और सकारात्मक संदेश हर तरफ फैलाइए, क्योंकि ये बड़ा ही हताशा का समय है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी देंगे तो उसका एक अच्छा असर होगा। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।